चलिए ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशंस, यानी कि जो हमारी देसी जनता थी, हाँ, सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशंस। नेटिव क्या होता है पता है? नेटिव पता है, यानी कि जो लोकल पीपल्स थे, कहाँ के? लोकल पीपल्स इंडिया के, है ना। यानी लोकल पीपल्स जो थे उनको वो क्या चाहते थे, सिविलाइजिंग यानी कि उन्हें सभ्य बनाना चाहते थे, और एजुकेटिंग द नेशन यानी कि जो राष्ट्र है, जो इंडिया है, उसको क्या बनाना था, एजुकेटिंग यानी कि शिक्षित राष्ट्र बनाना था। किसको? इंडिया को। तो उनको लगता था कि जो हमारा इंडिया है वहां क्या है, लोग बहुत ही पिछड़ी विचार वाले हैं, है ना। लोग, उनको क्या लगता था ब्रिटिशर्स को कि जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत ही पिछड़ी विचारधारा के लोग हैं, और जो बहुत सारे अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि हम क्या करेंगे, जब तक इंडिया को शिक्षित नहीं करते हैं, एजुकेटेड नहीं करते हैं, तब तक जो डेवलपमेंट चाहते थे ब्रिटिश, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और वो जो डेवलपमेंट वो चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स डेवलपमेंट चाहते थे, उनके पीछे का उनका रीजन क्या था, उनका अपना सेल्फ, ठीक है। वो चाहते थे कि डेवलपमेंट अगर हम करेंगे, लोगों को जैसे ही एजुकेटेड करेंगे, तो क्या होगा कि जो लोग हैं वो क्या होंगे, ब्रिटिशर्स के प्रति अपना सहानुभूति, ब्रिटिशर्स के साथ देंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। तो इसलिए वो चाहते थे कि डेवलपमेंट करना जरूरी है, और डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब कैसे, जब तक लोगों को शिक्षित नहीं किया तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर में क्या है हमारा, सिविलाइजिंग द नेशंस एंड एजुकेटिंग द नेशन, ठीक है। यानी लोगों को सभ्य बनाना और राष्ट्र को एजुकेट यानी कि शिक्षित बनाना, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्रिटिश इन इंडिया wanted not only territorial conquest and control over revenues, यानी कि जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ और सिर्फ ये रेवेन्यूज और वो जो पूरे राज्य पे क्या करते थे, वो क्षेत्र पे अधिकार करना ही नहीं चाहते थे। वो क्या, दे आल्सो फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन, यानी कि उन्हें क्या चाहते, वो चाहते थे कि जो भारत की संस्कृति है उस पे भी क्या किया जाए, हम उसे भी परिवर्तित करें, ठीक है। उसमें भी जो सब उन लोगों को सभ्य बनाए, उनकी संस्कृति में क्या करें, कुछ और ऐड ऑन करें, यानी जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हम क्या करें, जो वेस्टर्न कल्चर है, उन्हें लगता था कि ये वेस्टर्न कल्चर क्या है, सबसे सर्वोपरि है ना, सबसे ऊपर है। तो उन्हें लगता था कि ये वेस्टर्न कल्चर ही कहां पे, हम इंडियन कल्चर के साथ उसको मर्ज कर दें, है ना, इंडियन कल्चर में उन्हें जोड़ देंगे उनको, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारा उनका जो एम था सिर्फ और सिर्फ राज्य पे अधिकार करना और रेवेन्यूज कलेक्ट करना नहीं था। वो चाहते थे कि हम क्या करें, अपना कल्चरल मिशन भी, वो उनका एक लक्ष्य था, एक एम था उनका कल्चरल मिशन, ठीक है। जो इंडिया में इंडियन कल्चर्स को क्या करें, वेस्टर्न कल्चर के साथ जोड़े, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेज, यानी कि एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है, जिसको आती हो उसको, ठीक है। लिंग्विस्ट यानी कि भाषाविद जिसको बोलते हैं। आप लिंग्विस्ट है, आप लिंग्विस्ट है। कौन लिंग्विस्ट? नहीं, एक से ज्यादा भाषा आने की बात नहीं है, अच्छे खासे मतलब कई सारे भाषाओं का जिनके पास ज्ञान होता है उनको बोलते हैं भाषाविद। हम लोग क्या है, हम लोग तो हिंदी जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख है, इंग्लिश जानते हैं, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसके अलावा हम सिर्फ और सिर्फ क्या जानते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग बचपन से क्या करते हैं, उस लैंग्वेज में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें लिंग्विस्ट नहीं कह सकते, भाषाविद का मतलब है जिसको अच्छा ज्ञान हो, ठीक है, कम से कम 4 से 5 भाषा, उससे अधिक भाषाओं में क्या हो, उसको अच्छा खासा ज्ञान उसे बोलते हैं लैंग्वेज, ठीक है, भाषाविद बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, यानी कि ब्रिटिश जो है एजुकेशन, शिक्षा को कैसे देखते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या, शिक्षा को कैसे देखते थे। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल आल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्ट टू ब्रिटिश आइडिया, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के आइडियाज थे, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के आइडियाज थे उस पे इंडियन का रिएक्शन क्या होता है ना। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एजुकेशन में क्या किया जाए, चेंजेस लाया जाए, ठीक है। ब्रिटिशर्स चेंजेस लाना चाहते थे, और जो बदलाव वो लाना चाहते थे वो क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंडियन लोग थे, उनका रिएक्शन क्या होता है, इस बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज, यानी कि कैसे हमारे यहाँ के लोग इनकी शिक्षा पद्धति से, इनके एजुकेशन सिस्टम से अपने आप को क्या किए, अपने ओन व्यूज यानी कि अपना
पर्सनल जो व्यूज होता है ना, जो अपना उनका अपना सोच था, सोचने की क्षमता थी, और उनका क्या अपना व्यूज था अबाउट हाउ इंडियंस वर्ड बी एजुकेटेड। ठीक है, कैसे इंडिया के लोगों को एजुकेटेड किया जाए, इस बारे में क्या हम देखते हैं कि लोगों का अपना विचार धीरे धीरे आने लगा था। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। क्या होता है ओरिएंटलिज्म, पता है इसके बारे में क्या होता है ओरिएंटलिज्म? देखिए ये चैप्टर काफी ज्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, और बहुत से अभी तक आपने क्या देखा कि तमाम ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें आपको सिर्फ रटना था। यहाँ क्या आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक शब्द मैंने बताया था क्या, लिंग्विस्ट, अभी ऊपर मिला ना, इसको आप रट नहीं सकते, ये समझना आपको जरूरी है। वैसे एक शब्द आपको मिलता है ओरिएंटलिज्म, यानी कि ये एक ऐसा जो है, एक ऐसी थिंकिंग थी ओरिएंटलिज्म जिसमें क्या हम देखते हैं कि एशियन कंट्रीज के कल्चर्स के बारे में क्या होता है, उनको ऐसा लगता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या मानते हैं कि जो एशिया की कंट्री है, यानी जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान, जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ की जो कल्चर्स है उसके बारे में हम क्या करें, उसके बारे में अच्छे तरीके से स्टडी करें। तो वो क्या कहलाते थे, ओरिएंटलिज्म। तो ऐसे विचार को मानने वाले लोग, जो एशियन कंट्रीज के लोगों की संस्कृति के बारे में मानने वाले लोग क्या कहलाते थे, ओरिएंटलिज्म। ठीक है, जो उसको ये ऐसा मानते थे कि इनकी कल्चर्स के बारे में अच्छे से अध्ययन किया जाए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राच्यवाद। प्राच्यवाद यानी कि जो कल्चर है, जो प्राच्य मतलब पुराना, और वाद मतलब जिसको मानने वाले, यानी कि जो हमारे यहाँ की संस्कृति थी, उसकी प्राचीन जो सभ्यताएं थी, उसके बारे में अध्ययन करना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे। कौन जो लोग स्टडी करना चाहते थे उनको क्या हम बोलते हैं, ओरिएंटलिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स, एक पर्सन का नाम हम देखते हैं विलियम जोन्स। क्या नाम उनका, विलियम जोन्स, अराइव्ड इन कलकत्ता आते हैं। ठीक है, कब, इन 1783। ये कौन सा टाइम है, आप 1857 का रिवोल्ट पढ़े हैं? ठीक है, तो ये कब का समय है, ये उसके पहले का समय है ना, 1783, यानी कि जस्ट 1757 में जो वॉर ऑफ प्लासी का वॉर हुआ था, उसके बाद की सिचुएशन है 1783 है ना। 1783 में क्या देखते हैं, अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन अराइव्ड इन कलकत्ता। तो एक पर्सन है विलियम जोन्स जो क्या करते हैं, कलकत्ता में आते हैं इन 1783। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज जूनियर जज, यानी कि उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है कौन सा, जूनियर जज के रूप में, एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप। तो अब तक क्या हो चुका था कि कलकत्ता में, यानी कि कलकत्ता में क्या हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो चुका था, है ना। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो चुका था कहां पे, कलकत्ता में। और हम देखते हैं विलियम जोन्स जो थे उसके एक जूनियर जज के रूप में उनकी नियुक्ति की करके उन्हें इंडिया में भिराया था, कलकत्ता में। ठीक है, इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, क्या होता है, वो एक्सपर्ट थे किसमें, लॉ में। ठीक, जॉन्स वाज लिंग्विस्ट, देख रहे हैं, जॉन्स वाज लिंग्विस्ट, यानी जॉन्स को एक से अधिक भाषाएं का अच्छा खासा ज्ञान था। he had studied ग्रीक, यानी उनको ग्रीक भी आती थी, लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। ठीक है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड लंदन में इस यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, हाँ, ग्रीक क्या, लंदन क्या है, लंदन का यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वैसे ही वहां पे क्या था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो क्या होता है, ग्रीक और लैटिन उनको वहीं से पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। न्यू फ्रेंच, और क्या, उनको फ्रेंच भी आती थी अच्छी खासी, और इंग्लिश भी आती थी। हैड पिक्ड अप अरबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी वो एक दोस्त के साथ क्या करते हैं, अरबिक की सीखते हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी भाषा उनको याद पता था, एक ग्रीक, दूसरा लैटिन, और तीसरा फ्रेंच, चौथा इंग्लिश, और पांचवा क्या है, अरबिक, है ना। 5 लैंग्वेज के उनको अच्छा खासा नॉलेज था। एंड आल्सो लर्न पर्शियन, यानी उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज भी हिंदी नहीं सीखा। ठीक है, हिंदी कैसे सीखेंगे, अब वो क्या करते हैं, आगे हम देखेंगे कि वो अब हमारे कल्चर्स के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, अभी आपको क्या नाम हमने बताया था, तो क्या नाम था उनका, विलियम जोन्स। यहाँ लिखा होगा ना, नहीं यहाँ नहीं लिखा होगा, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स थे जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले कलकत्ता में आए, एज अ जूनियर जज के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी, अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जब ये आए थे कब, 1783 में, और हम देखते हैं हेनरी थॉमस कोलब्रूक और नैथनियल हालहेड, ये दो ऐसे इंग्लिशमैन थे, ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, ये भी क्या थे, आल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। तो ये भी क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे किसके ऊपर, एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। क्या मतलब इसका,
एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। हेरिटेज मतलब हेरिटेज का मतलब था जो हॉस्पिटल। नहीं नहीं, हेरिटेज हॉस्पिटल दूसरी चीज है, ठीक है। हेरिटेज के यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हमारी जो सभ्यताएं थी, यानी कि जो हमारी प्राचीन भारत की जो सभ्यताएं थी उसके बारे में वो क्या कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, किसपे, भारतीय सभ्यताओं के बारे में, जो प्राचीन समय में, ठीक है। तो अब क्या हम देखते हैं कि जो विलियम जोन्स थे और हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथनियल हेरेट, ये तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं, टुगेदर विद देम जॉन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो हम क्या, एक क्वेश्चन हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने बनाया, किसने सेटअप किया, क्या कहेंगे आप, ये हेनरी थॉमस जोन्स, ये मतलब इनकी मदद से, ये भी उसमें उनका साथ दिया, इनका नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। विलियम जोन्स, मेनली विलियम जोन्स ही थे, ठीक है। तो जोन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये लोग क्या थे, ये दोनों ही लोग इनका साथ दिए थे, ठीक है। स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज, और उन्होंने क्या किया, एक जर्नल स्टार्ट किया, उसको क्या बोला गया, एशियाटिक रिसर्चेज, यानी संस्था बनाया एशियाटिक रिसर्चेज का, ठीक है। इसके थ्रू सोसाइटी ऑफ बंगाल को सेटअप किया और एशिया, अब ये क्या करेंगे कि एशिया के तमाम देशों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, किस चीज के बारे में, द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, समझ आया किसके बारे में, तो उसमें तो वहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेट किया था। हाँ, तो अब वही चीज वो करेंगे। अब क्या करेंगे, वो हर एक जगह की क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, संस्कृत में हमारे ग्रंथ लिखे हुए थे, हमारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे। अब वो क्या करेंगे, संस्कृत को क्या करेंगे, अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारे जो कल्चर है, उसको क्या करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर ब्रिटेन तक उस चीजों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके, किसके थ्रू, बाई बुक के थ्रू, ठीक है। तो इनका क्या था, ये ट्रांसलेट करना चाहते थे इन सारी चीजों को, ठीक है। वो ट्रांसलेशन का काम कहां पे होता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। ये जो इसको सेटअप किया गया था एज एशियाटिक रिसर्चेस, ठीक है। हम क्या देखते हैं आगे, दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो तीनों लोग थे, यानी थॉमस कोलब्रुक, नेथनियल हेरेट और क्या नाम था ये, विलियम जोन्स, ठीक है। ये तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, यानी कि वो इंडिया और वेस्ट, या वेस्ट मतलब वेस्ट कंट्री, वेस्टर्न कंट्री कौन कौन थे, यानी ब्रिटेन और जो और भी कंट्रीज हैं, यानी स्पेन हो गए, पुर्तगीज हो गए, ठीक है। उन सारे कंट्रीज की हम बात करते हैं, तो उनका क्या मानना था कि इंडिया और वेस्ट, इन दोनों ही जो कल्चर्स हैं यहाँ के, जो एंशिएंट कल्चर, प्राचीन उनकी जो संस्कृतियां हैं, उनके बारे में उनको क्या था, डीप रिस्पेक्ट था, यानी कि एक गहरा लगाव था। रिस्पेक्ट यानी कि उनके प्रति बहुत ज्यादा लगाव नहीं, रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है बताइए, इज्जत करना, सम्मान करना, है ना। तो वो क्या थे, वो दोनों ही के, यानी इंडिया और वेस्ट के दोनों ही के जगह के जो एंशिएंट कल्चर थे, उसके प्रति गहरे सम्मान की भावना उनके अंदर थी, किसके अंदर, ये तीनों लोग, ठीक है। नेथनियल हेरेट, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और विलियम जोन्स, तो ये तीनों नाम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। सेंट जॉन्स यानी जॉन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट। अब क्या करते हैं, जो जॉन्स थे, विलियम जोन्स और कोलब्रुक थे, उन्होंने क्या किया, डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, यानी जो इंडिया के, हाँ, जो पुराने समय के जो टेक्स्ट तमाम लिखे हुए थे, उनको डिस्कवर यानी उनका खोज करना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। अब उनका क्या कर रहे हैं, उनका अर्थ। तो भाई आप ये बताइए, अगर वो अच्छा खासा लिंग्विस्ट नहीं रहे होते, यानी भाषा भी नहीं रहे होते, तो इन भाषाओं के बारे में, जिस भाषा में ये एंशिएंट टेक्स्ट लिखे हुए थे, कैसे उनको पता चलता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, पहले से ही इन बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में उनको पता था, जिससे वो क्या किए, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, यानी उसका मतलब समझ सके। हाँ, तो जो जॉन्स में था, नहीं विलियम जोन्स था, तो वो तो एक क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट भाषा भी, लिंग्विस्ट थे, ठीक है, भाषा भी थे, हाँ? ठीक है। तो उनको संस्कृत आती थी पहले से ही, ठीक है, नहीं, संस्कृत की भाषा के बारे में उनको पता नहीं था। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे तमाम पंडितों के साथ, जो जैसे पंडित होते हैं और तमाम जैसे हमारे कल्चर समानाइजेशन होता है, तो वहाँ पे जब अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ पे ये क्या थे, विलियम जोन्स बैठना शुरू करते हैं, जिससे क्या हो, उनको संस्कृत के बारे में भी जानकारी अच्छी खासी हो सके, ठीक है। तो फिर हम क्या लेते हैं, ट्रांसलेटिंग देम एंड मेकिंग देयर
फाइंडिंग नोन टू अदर्स, यानी कि अब वो क्या करते हैं, उन सारे हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसलेटिंग देम, उन्हें ट्रांसलेट करते हैं किसमें, तमाम ऐसे लैंग्वेज में, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या फिर और भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे क्या हो कि बाकी लोगों तक वो हमारे जो कल्चर, हमारे जो टेक्स्ट है इंडियन टेक्स्ट, उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, they felt that, उनको क्या लगता था, they felt that institutions should be set up that encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and पोएट्री। तो उन्हें लगता था कि एक इंस्टीट्यूशन को क्या किया जाना चाहिए, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं ये ट्रांसलेशन का, इसके लिए क्या करना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थागत तरीके से उसको क्या हम स्टेबल, यानी एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया। जैसे इंस्टीट्यूशन होता है ना, कोई भी काम क्या होता है, एक संस्थागत रूप से हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो हम क्या देखते हैं कि इनका डिमांड था, इनको महसूस हुआ दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू इंकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, यानी भारत के जो इंडिया के जो एंशिएंट यानी प्राचीन जो टेक्स्ट थे उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत का महसूस किया। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। एंड टीच संस्कृति एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री, जहां पे क्या हो, संस्कृत को टीच किया जाए, पर्शियन जो लिटरेचर्स है उसके बारे में बताया जाए, साथ ही साथ तमाम कविताओं के बारे में भी वहां पे बताया जाए। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, अब इसी जब इंस्टीट्यूशन की बात हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अ मदरसा, यानी एक मदरसा वाज सेट अप इन कलकत्ता इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबी। क्या देखते हैं कि एक मदरसा सेटअप किया। तो मदरसा में क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अरबिक वर्ड ऑफ प्लेस ऑफ लर्निंग। आप सुनते होंगे अपने आसपास मदरसा, जहाँ पे मुस्लिम जो आजकल देखते हैं आप क्या, यहाँ पे मुस्लिम युवक या मुस्लिम बच्चे जो हैं वहाँ पे अपना लर्न करने जाते हैं। क्या चीज लर्न करने जाते हैं, उर्दू के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है मदरसा। तो एक पहली मदरसा जब एस्टैब्लिश किया गया था कब, कलकत्ता में 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, यानी अरबी एक जो भाषा है उसके जो उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक मदरसा को सेटअप किया कब, 1781 में। ठीक है, एंड द हिंदू कॉलेज was established in बनारस। तो हमारे बनारस में क्या एस्टैब्लिश किया इन्होंने, हिंदू कॉलेज। ठीक है, इन 1791। तो 1781 में हम क्या देखते हैं, इस चीज को याद करिए, 1781 में मदरसा। हाँ, क्या बोल रहे हैं, तो ये लोग ये बनाया बनारस नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाद में एस्टैब्लिश हुआ। पहले हम क्या कहते हैं 1791, बनारस यूनिवर्सिटी लगभग 1914, हाँ 1914 के आसपास हुआ था, 1914 या 1916 हुआ था। ठीक है, इसी के आसपास। ठीक, तो हम क्या करें 1781 मदरसा और 1791 हिंदू कॉलेज। ठीक है, क्योंकि ये लोग बात कर रहे थे, लोग पीछे देखे ना कि वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना चाहते थे। उसी की अगली कड़ी में हम क्या लेते हैं, मदरसा। हम देखते हैं कि मदरसा 1781 में बनाया गया और हिंदू कॉलेज लाया गया कब, 1791 में। ये था कहाँ पे, बनारस में, और ये कहाँ था, कलकत्ता में। ठीक है, यानी अरबी की जो अरबी भाषा को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या मदरसा बनाया, और हिंदुओं के एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट यानी संस्कृत को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, हिंदू कॉलेज बनाया कब, 1781 एंड 1791 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए समझ आ रहा है ना। अब हम क्या देखते हैं कि जब देखिए एक तरफ ये जो विचार थी, कौन सी विचार, ओरिएंटलिज्म की। ये विचार कौन सी थी, ओरिएंटलिज्म। जो लोग क्या करते थे, प्राच्यवाद, यानी कि प्राच्यवाद। ये लोग क्या होते थे, ये जो है मानते थे किसको, कि कल्चर्स के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, संस्कृत के बारे में, अरबिक के बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जो वेस्ट के कुछ और भी तमाम ऐसे विचारक थे, तमाम ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जो क्या सोचते थे कि जो ओरिएंटलिज्म है ना, जो ये खर्च कर रही है गवर्नमेंट इसके ऊपर, भारत की संस्कृति के बारे में जानने के लिए, उसकी सभ्यता के बारे में जानने के लिए, तो वो क्या है, वो वेस्ट ऑफ मनी है, यानी वो गवर्नमेंट क्या पैसे का वेस्ट है, कोई मतलब नहीं, वेस्ट ऑफ मनी क्या है, वो वेस्ट ऑफ मनी यानी फालतू की चीज है, जो ये खर्च कर रही है गवर्नमेंट इस पे, वो फालतू का चीज है। तो उनको क्या लगता था, फ्रॉम द अर्ली नाइन, अब देखिए वही कह रहे ग्रे पीरियड ऑफ द ईस्ट, उनको क्या लगता था, ये जो विचारधारा है ना, ये बहुत क्या है, ग्रे पीरियड, बहुत बेकार, क्या घटिया एरर्स, मतलब कि उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब कब होता है, क्या
जब 18वीं सदी खत्म होने वाली थी 18th सेंचुरी जब खत्म होने वाली थी 19th सेंचुरी को हम कैसे लिख सकते हैं नंबर्स में? नंबर में अर्ली 19th सेंचुरी कौन सा होगा? अर्ली 19th सेंचुरी होगा 1899 1899 ना 1899 तो किसमें हो जाएगा? अर्ली में किया पास्ट सबसे आखिरी में है 19th सेंचुरी का सबसे आखिरी समय होता है 1801 से लेके मान लीजिए 10 तक ये क्या कहलाता है अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है 1800 टू 1900 वो हो जाएगा 19th सेंचुरी आपका। हम क्या कहते हैं वो जो अर्ली का मतलब है शुरुआती दौर है ना। तो 19वीं सदी के शुरुआती दौर में हम क्या देखते हैं मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। तो जो ओरिएंटलिस्ट विजन मतलब जिन लोग चाहते थे कि हमारे क्या हो संस्कृति और सभ्यता के बारे में अध्ययन करें उनको हम क्या देखते हैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। कौन? मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स यानी कि बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया इस बात का अपोज करना शुरू किया कि हम जो है इंडिया के तमाम जो सभ्यताएं हैं कल्चर्स उसके बारे में लर्न करेंगे। तो दे सेड दैट क्या और आगे वो क्या कहते हैं नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट। इन्हें लगता था कि जो नॉलेज ऑफ ईस्ट जो ईस्टर्न ओरिएंटलिस्ट उनको लगता था हाँ नहीं ये तो इसके अपोज में थे। जो अब और भी तमाम ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्या करते हैं ओरिएंटलिज्म के अपोज में जाते हैं। ठीक है यानी जो प्राचीन सभ्यताओं संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करना चाहते थे उनके अपोज में जाते हैं। और आगे क्या हम देखते हैं दे सेड दैट कि जो नॉलेज है इसका ईस्ट का यानी कि जो पश्चिम पूरब की दुनिया का क्या है जो नॉलेज प्राप्त करने का तरीका है वो क्या है वाज फुल ऑफ एरर। जो यहाँ का ज्ञान है ना उनका कहने का मतलब था जो इंडियन वगैरह की जो कल्चर है उसके बारे में क्या करते हैं वो वाज फुल ऑफ एरर्स यानी कि वो बहुत ही उसमें बेकार एरर्स बहुत सारी उसमें त्रुटियां हैं एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स यानी कि ऐसे ऐसे थॉट्स पड़े हुए हैं जो अनसाइंटिफिक है अवैज्ञानिक रूप से है। ठीक है इसमें किसी तरह का कोई साइंस नहीं लगता है। मेनली किस चीज पे ये बोले होंगे ऐसा इंडिया में क्या रखा होगा किस चीज पे ये अनसाइंटिफिक थॉट क्यों बोले होंगे? पूरा हिस्ट्री अरे भाई अंधविश्वास अच्छा सुपरस्टिशन हाँ सुपरस्टिशन अंधविश्वास। ठीक है क्या है अंधविश्वास अंधविश्वास क्या लगता है ये अनसाइंटिफिक है ये कोई ये जो थॉट्स है ये क्या है अनसाइंटिफिक है। ठीक है जिसका कोई आधार नहीं है कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature। तो अब इन्हें क्या लगता था कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं जो ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं किस पे स्टडी ऑफ अरबिक संस्कृत और अरबी को प्रमोट करने के लिए और उनके लिटरेचर को पढ़ाने लिखाने पे जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वो क्या है फालतू का है ना। क्या कह रहे हैं दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग यानी कि वो गलत है कि इस पे आप पैसा खर्च करें। किसकी पैसा? जनता का पैसा है ना। पब्लिक जो फंड है उसका इस्तेमाल क्या वो चाहते थे कि अरबी संस्कृत और इन सब लिटरेचर्स के बारे में अध्ययन करने से वो पैसा वेस्ट है। उसके बजाय वो क्या चाहते थे डेवलपमेंट पे काम किया जाए। कहां पे? इंडिया में क्या? इंडिया में डेवलपमेंट पे काम किया जाए। वो भी डेवलपमेंट कैसे हो इंग्लिश भाषा के द्वारा। ठीक है यानी कि जो हमारे वेस्टर्न कल्चर है उसको क्या करें हम प्रमोट करें कहां इंडिया में। ऐसा कौन चाहता था? ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत सारे थे। ठीक है ऐसे बहुत सारे विचारक थे जो इस तरीके का विचार रखते थे जो क्या करते थे ओरिएंटलिज्म के विरोध में थे। जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे यानी जो ओरिएंटलिज्म को मानने वाले लोग थे उनके ये अपोज में थे। ठीक है इसमें सबसे बड़ा नाम आता है किसका? जेम्स मिल। तो ओरिएंटलिज्म में एक नाम आपने देखा क्या? विलियम जोन्स है ना। विलियम जोन्स आपने देखा था मेन नाम। यहाँ पे आप क्या देते हैं जेम्स मिल। ठीक है कौन? जेम्स मिल थे जिन्होंने इस चीज को अपोज किया था किसको? ओरिएंटलिज्म को। और सपोज सेम लगती क्या करेंगे नाम अलग नहीं है विलियम जोन्स इसीलिए ना याद करने में आसानी रहेगी। विलियम जोन्स क्या थे? ओरिएंटलिस्ट थे। और जेम्स मिल क्या है? इस विचारधारा के लोग थे यानी कि उस चीज को अपोज कर रहे थे। और इनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स के ऊपर हम स्पेंड कर रहे हैं पैसा वो क्या है मच एफर्ट इन इंकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो पैसा हम कर रहे हैं इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अरबिक और संस्कृत को प्रमोट करने के लिए वो क्या है
फालतू का है, ठीक है, गलत है वो तरीका। तो जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। तो जेम्स मिल एक ऐसे विचारक थे जो क्या करते हैं, अटैक करते हैं किसके ऊपर, ओरिएंटलिस्ट के ऊपर, है ना। जो प्राच्यवादी थे, जो प्राच्यवाद विचारधारा के लोग थे, वो उनके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, the aim of education ought to be to teach what was useful and practical। यानी कि उनका वो था, इनका जेम्स मिल मानते थे कि the aim of education यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, ought to be to teach what was useful and practical। क्या जरूरी है, क्या यूजफुल है और क्या व्यवहारिक है ना। तो ये व्यवहारिक ज्ञान पे क्या करते थे, फोकस कर रहे थे, कौन, जेम्स मिल, ठीक है बच्चे। अच्छा है इसके बजाय हाँ ये तो अच्छा है कि आप व्यवहारिक ज्ञान दीजिए, पर भाई कल्चर्स का भी तो बड़ा महत्व है ना। अब ये क्या कहते हैं, ये जो कल्चर्स का स्टडी है वो क्या इनको लग रहा था फालतू है, ठीक है, वो इस चीज पे अटैक कर रहे थे ओरिएंटलिज्म के ऊपर, ठीक है। So Indians should be made familiar with the scientific and technical advance that the West had made। तो इनको लगता था कि हमें क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसे ज्ञान, ऐसे चीजों पे एजुकेशन इस लेवल पे बढ़ाया जाए जिससे क्या कुछ यूजफुल चीजों पे किया जाए खर्च, और क्या ऐसे व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर क्या करें, हम उस पे फोकस करें, जिससे क्या हो कि इंडियंस क्या करें, फैमिलियर हो जाए किससे, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांस। यानी कि अब वो क्या करें, जो अनसाइंटिफिक तरीके का उनका जो विचार है उसको वो चाहते थे कि साइंटिफिक तरीका अपनाएं, जैसा कि वेस्ट ने डेवलप कर चुके, ठीक है, जैसा पश्चिम ने अपनी तमाम ऐसे साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट वहां पे हो चुका था, उस चीज को कहते हैं कि अगर हम इनको क्या करें कि कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान दें, व्यवहारिक ज्ञान दें, तो शायद इंडियन जो है वो क्या करें, साइंटिफिक और टेक्निकल में थोड़े से एडवांस हो सके, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ आगे देखिए, तो क्या देखते हैं, बाय द 1830s, यानी अब हम कहां पे आ गए, 1830s में, है ना, यानी कि 19th सेंचुरी में। बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर। अब क्या होने लगा, जो ओरिएंटलिस्ट यानी जो ओरिएंटलिज्म को, जो प्राच्यवादी थे, जो प्राचीन सभ्यताओं को सपोर्ट कर रहे थे, उसके अध्ययन के बारे में, उसकी स्टडी के बारे में सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक अब क्या होने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। यानी कि अब उस विचार के ऊपर उसके अपोज में बहुत सारे लोग खड़े होने लगे, ठीक है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, एक देखिए मैकाले का नाम आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, मैकाले, ठीक है, इनका नाम आता है। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। तो मैकाले क्या करते हैं, सीधा सीधा इस बात को कहते हैं कि जो इंडिया है ना वो असभ्य लोगों के देश है ना। ऐसा मैकाले का मानना था, क्योंकि हम क्या, उनको लगता था कि जो ये यहाँ के लोग हैं वो अपनी संस्कृति को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे अपने विश्वास को लेके चलते हैं, तो उनको क्या लगता था, ये क्या है, यहाँ पे असभ्य लोग पड़े हुए हैं, तो इनको लगता था कि इनको क्या जरूरत है, नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, यानी कि उनको सभ्य बनाने की जरूरत है। ऐसा कौन मानता था, मैकाले। तो तीन नाम आपको याद रखना है, कौन कौन सा है, जेम्स मिल हो गए, क्या करते थे जेम्स मिल अपोज थे, और किसके अपोज, ओरिएंटलिस्ट थे ना, हाँ, और क्या नाम था, विलियम जोन्स उसके साथ थे, हाँ, विलियम जोन्स साथ थे, जिन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया था, और तीसरे क्या नाम है, थॉमस, ये मैकाले, ठीक है, और मैकाले थे जिन्होंने क्या किया था, चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं वो असभ्य हैं और उन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है। वो दोनों जो उन लोगों का नाम याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, बस आप जानते रहिए कि कौन कौन लोग हैं, ग्रुप करके थे ना कोई। डिक्लेयर मैकाले, यानी मैकाले जो है डिक्लेयर करते हैं क्या, दैट मैकाले डिक्लेयर क्या करते हैं, दैट अ सिंगल सेल्फ ऑफ, ठीक है, तो मैकाले क्या करते हैं, अ सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो जो मैकाले थे उनका एक तरफ वो क्या करते हैं कि भारत के लोगों को जो है वो अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य लोग हैं, उनको हमें क्या जरूरत है, सभ्य बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, अ सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन, यानी कि जो गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, तो अब वो लाइब्रेरी की बात करते हैं कि जो यूरोपियन लाइब्रेरी है उसका एक सिंगल सेल्फ जानते हैं क्या होता है, अलमारी का एक जो जगह होता है ना उसको एक सेल्फ बोलते हैं। जैसे 10 सेल्फ की अलमारी होती है तो उसमें 10 तरह के 10 बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, तो उस सेल्फ की वो बात करते हैं कि जो यूरोपियन लाइब्रेरी है उसका जो एक सेल्फ है
वो क्या करता है, was work the whole native literature of Indian and Arabian। इनका मानना था कि जो इंडिया और अरब में जितने सारे लिटरेचर पढ़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है, यूरोप में की लाइब्रेरी के किसी एक सेल की किताबों के बराबर है। तो इन्होंने किस तरीके से क्रिटिसाइज किया, देख रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे इंडिया का इंडिया के लोग क्या है, असभ्य है, उन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि वहां पे लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया, इंडिया और अरबिया के जो लिटरेचर है उसको क्या कहते हैं, लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप के लाइब्रेरी, यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी के एक सिंगल सेल के भी बराबर उसका ज्ञान है। समझे, ये ज्ञान जिसका कंपेयर कर रहे हैं, ये पॉइंट समझ आ रहा है कि मिक्स तो नहीं हुआ, यानी कह रहा है कि जो इंडिया में नॉलेज है, जो इंडिया का नॉलेज है, कैसा नॉलेज, एक मिनट, जो इंडिया का नॉलेज है कौन सा, इंडिया और अरबिया, इसको जो कल्चर्स है यहाँ के वो क्या है, इक्वल टू किसके, अ सेल्फ ऑफ यूरोपियन, ठीक है, एक सेल्फ के बराबर है, किसी यूरोप के किसी एक लाइब्रेरी के एक सेल्फ के बराबर है, ठीक है। तो वो नॉलेज क्या कंपेयर करते हैं कि जो हमारा नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है और जो यहाँ का नॉलेज है वो सिर्फ हमारे यहाँ के एक छोटे से, यानी कि जो ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ का ये बड़ा गोला है, ठीक है, इनके यहाँ ये बड़ा गोला है, ये जो है ये इंडिया के नॉलेज है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके की बात करते हैं। He urged that British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning। तो और इनके पहले जेम्स मिल भी ये बात बोल रहे थे और ये भी कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करे, स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी, यानी कि पब्लिक मनी क्या होता है, पब्लिक मनी वो जो टैक्स के पैसा आता है, हाँ जो टैक्स के पैसा आता है ना, हाँ ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो पब्लिक मनी है उसको बंद कर दो, उनको उसको वेस्ट करना बंद कर दीजिए, एंड स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, ठीक है, ठीक है सर, एक चाबी लीजिए, ठीक है सर, रहने दीजिए, लीजिए सर, निकल के हट लीजिए, निकल इसके बाद निकल के, ठीक, अच्छा सर, तो आ 2 मिनट, ओरिएंटल लर्निंग, ठीक है, पब्लिक मनी एंड प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, समझ आया, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, मैकाले एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि मैकाले चाहते थे, किस चीज को प्रमोट करना चाहते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करने का, है ना, समझ रहे हैं। मैकाले क्या चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश की भाषा को क्या किया जाए, टीच किया जाए, यानी शिक्षा दिया जाए, किसको, इंडियंस को, ठीक है, हाँ। इट इज में अरेबिया की बात की गई है, अरेबिक इसलिए कि हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों थे और हमारे यहाँ संस्कृत और अरबी दोनों भाषाएं क्या थी, बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा प्रचलन है, क्योंकि अरब से हमारे यहाँ मुस्लिम आए थे। अच्छा, मतलब जो हमारे यहाँ मुस्लिम है अरब से आए, नहीं आए तो कुछ थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका धीरे धीरे वंश बढ़ता चला गया, तो वो इंडिया में स्टेबल हो गए, है ना, फिर इंडिया में बड़ी संख्या उनकी हो गई। फिर हम क्या कहते हैं, इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी। ये इनको लगता था कि अगर इनको इंग्लिश में टीच किया जाए, कौन से, यहाँ के लोगों को, इंडिया के लोगों को, तो क्या हो, इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी, यानी कि तब उससे क्या होगा कि जो इनको ये अवेयर होंगे किस चीज के बारे में, डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस, जो वेस्टर्न यानी प्राचीन जो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी जो विज्ञान है उसका जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, और वहां की फिलॉसफी के बारे में वो क्या होंगे, जान पाएंगे, कौन, इंडिया के लोग, कब, जब उन्हें इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश भाषा के बारे में उनको पढ़ाया था, ठीक है। लास्ट पॉइंट आज का क्या रहेगा, फॉलोइंग मैकालेज मिनट, यानी कि मैकाले ने क्या किया, एक मैकाले मिनट जारी किया, ठीक है, एक दस्तावेज के रूप में, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। अब देखते हैं हम क्या कि इंडिया में एक एक्ट पारित होता है कब, 1835 में, क्या नाम था, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। The decision was to make English the medium of institution for higher education। इस मैकाले मिनट का सबसे मेन पॉइंट क्या है, देखिए क्या कह रहा है, the decision was to make English the medium of instructions for higher education, यानी कि जो हायर एजुकेशन है, यानी 12th के बाद की जो शिक्षा है,
जो एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन की पद्धति है, शिक्षा है, उसमें क्या किया जाए, इंग्लिश को एक माध्यम बनाया जाए, जिसमें जो इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्ट्रक्शन क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या हो, इंग्लिश एक माध्यम बने किसका, पढ़ाने लिखाने का, ठीक है। द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता, मद्रास एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और इसमें क्या था सेकंड चीज कि ये ओरिएंटल है इंस्टीट्यूशन, वो तो लंदन में था, तो यहाँ पे ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लंदन में किसने बताया, आपने मतलब कि वो इंस्टीट्यूशन नहीं, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में था, ठीक है। ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन कहाँ पे हुआ, एक जो मदरसा था, ये क्या है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है, और ये बनारस संस्कृत कॉलेज जो खुला था, ये दोनों ही क्या थे, ये चाहते थे कि इसको क्या किया जाए, इसको प्रमोट करना बंद कर दिया जाए। कौन चाहता था, मैकाले। तो मैकाले दो चीज चाहते थे, क्या, हाँ, मैं अभी फिलहाल मैकाले के मिनट की बात हम करें, ठीक है। दोनों ने एक जारी किया था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 में क्या दिया गया कि हम क्या करना है, हमें कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश को इन्वॉल्व किया जाए, साथ ही साथ ये जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन को हम प्रमोट कर रहे हैं उसको बंद किया जाए, जैसे कि कलकत्ता और मद्रास और बनारस कॉलेज में हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इसको उन्होंने क्या कहा, टेम्पल ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधकार, अंधकार का मंदिर बताया किसको, कलकत्ता, मद्रास और बनारस संस्कृत कॉलेज को। किसने, मैकाले ने कहा, क्योंकि उसमें जो कोई फायदा नहीं था, सब उसे लगा था हाँ, वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, वहाँ क्या है, यूजलेस है और अनसाइंटिफिक तरीके से वहाँ पे हम अध्ययन करें, उसका कोई मतलब नहीं। हमें जरूरत किस चीज का है, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को, जिससे लोग यहाँ के क्या होंगे, यहाँ के लोग क्या होंगे, वेस्टर्न जो साइंटिफिक कल्चर्स है वहाँ के, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, समझ में आया। फिर आगे अब हम क्या देखेंगे, अगला जो कल की क्लास में एजुकेशन फॉर कॉमर्स, ठीक है, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। चलिए।